गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो आपके सेकंड पेपर की जो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा था उसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। यानी आधुनिक से क्या मतलब है, आधुनिक किस किस परिप्रेक्ष्य में आप किसी चीज़ को आधुनिक कह सकते हैं और आधुनिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर आप उस चीज़ को उस प्राचीन समय से आज कैसे उसको अलग कर सकते हैं, यानी परंपरागत से आज उसको किस दृष्टिकोण के आधार पर आप अलग कर सकते हैं। अगर हम बात करें साधारण शब्दों में तो हम किसी चीज़ को नया कब कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ़ोन का, तो कोई फ़ोन एक तो नया कैसे होता है, एक तो नया होता है कि आपने उसका कोई नया पीस खरीद कर आप लेकर आए हैं। एक मैंने कहा था कि वो पुराने फ़ोन की तुलना में ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर काम कर रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो उसे मॉडर्न कहेंगे। यानी आज के समय में जिस तरह की कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, उन फैसिलिटीज़ को अगर आपके फ़ोन में अगर वो शामिल हैं और उस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के कॉलिंग के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं, उन सभी तरीक़ों में से आपके यहाँ कौन कौन से तरीके शामिल किए गए, उन तरीक़ों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ही हम आधुनिक कह सकते हैं। तो हमने इन सभी परिप्रेक्ष्यों की बात कर ली थी एक छोटे स्वरूप के आधार पर या छोटे से रूप में। अब हम आगे चलते हैं कि एक एक करके हम इन सभी मेथड्स की जो बात करेंगे उसको देखते हैं हम। अगर जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही है, आधुनिक राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण से संबंधित या उसके अध्ययन करने की जो पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखें। आधुनिक राजनीति विज्ञान की निम्न मुख्य अध्ययन पद्धतियां हैं। उनमें से देखो, पहली हमने बात की थी अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति। समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति, मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, ठीक है। और फोर्थ एंड लास्ट व्यवहारवादी। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले देखें कि अब इसको आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्यों रखा जाता है, क्योंकि इन विधियों के कारण या इन विधियों के आधार पर या इन विधियों के समावेश करने के कारण जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में या उसके अध्ययन करने की पद्धतियों में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए या वे परिवर्तन जो पहले कभी देखे नहीं गए थे, उन परिवर्तनों का समावेश किया गया या उन परिवर्तनों को शामिल किया गया इन अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से, या इन पद्धतियों के आधार पर जो सिद्धांत या जो निष्कर्ष या शोध हुए उनके आधार पर कुछ नए प्रकार के सिद्धांतों का उद्भव हुआ, नए प्रकार की सोच डेवलप हुई आधुनिक राजनीति विज्ञान को लेकर। और इस परिवर्तन ने ही इस राजनीतिक विज्ञान विषय को थोड़ा सा मॉडर्न बना दिया या थोड़ा सा प्रासंगिक बना दिया, या इस समय में भी इसकी जो उपयोगिता बनी रही राजनीति विज्ञान की, वो इन आधुनिक अध्ययन पद्धतियों के परिणाम के फलस्वरूप ही बनी रही। इसे आधुनिक कहने का मैंने आपको रीज़न पहले बताया था कि इनमें तथ्यों पर मूल्यों की अपेक्षा ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मैं मूल्यों को हटा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि बाद में इन व्यवहारवादियों ने उत्तर व्यवहारवाद के
आधार पर मूल्यों की सीमित भूमिका को स्वीकार कर लिया था। व्यवहारवादियों ने तो कोरे व्यवहारवादियों ने तो क्या किया कि मूल्यों को बिल्कुल एक तरह से हटा दिया था, लेकिन इन्होंने या उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों को एकदम से हटाकर उसकी सीमित भूमिका को स्वीकार किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ जो पहले से पहले आए, कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, या तो पूरी तरह से उसको हटाकर नया कोई उसका सब्स्टिट्यूट लेकर आए, ठीक है, या फिर चली आ रही परंपराओं में थोड़ा सा आज के अनुसार क्या कर दें, परिवर्तन कर दें। तो मैंने कहा कि व्यवहारवादियों ने तो मूल्यों को एकदम से हटा दिया और उत्तर व्यवहारवादियों ने सीमित मात्रा में मूल्यों को महत्व देना प्रारंभ कर दिया, यानी खोखली राजनीति नहीं करते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आधुनिक कहलाने का जो आधार है वो यही है कि इन आधुनिक पद्धतियों के प्रवेश के कारण इनमें ज़्यादा वैज्ञानिकता का समावेश हुआ, ज़्यादा तथ्यों पर बल दिया जाने लगा। आदर्शवाद या कल्पनावादी जो लोग था उससे राजनीति विज्ञान को बाहर निकालने का काम किया गया। इसलिए इन पद्धतियों को या इन पद्धतियों के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को आधुनिक राजनीति विज्ञान अध्ययन पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है। जो शोध जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं वो भी आधुनिक समय के शोध और निष्कर्ष या आधुनिक परिस्थितियों में किसी भी विषय को प्रासंगिक बनाने का काम करते हैं। यानी इन अध्ययन पद्धतियों का योगदान रहा कि इन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक तो प्रासंगिक बनाया, आज के समय में आज की स्थिति के अनुसार अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वैज्ञानिकता का समावेश हुआ, वैज्ञानिकता का समावेश हुआ, ठीक है। जन सामान्य से जोड़ा गया राजनीति विषय को। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ये सारी कैसी हैं, पहले की तुलना से अलग है, पहले की राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से अलग है। इसलिए इन पद्धतियों के आधार पर हम क्या कह रहे हैं, इसको आधुनिक राजनीतिक अध्ययन पद्धतियां या आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण। अब एक एक करके चलते हैं इनको। अब देखो, अंतः अनुशासनात्मक का मतलब क्या होता है। अनुशासन आप सबको पता है, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें, सामने वाले की मर्यादाओं का ध्यान रखें, और जो कुछ अच्छा हो सकता है समाज या राष्ट्र या विषय के लिए उसको अडॉप्ट करें, और जो चीज़ें शामिल नहीं की जा सकती हैं, दूसरे विषयों को शामिल नहीं किया जा सकता है, ऐसे विषयों को छोड़ दें। हम ये नहीं कह रहे कि सारे, सामान्यतः हम इसको देखें। पहली बात, यह है अध्ययन पद्धति सभी सामाजिक विषयों के आपसी अंतर संबंधों को अंतर संबंधों की अध्ययन पद्धति है। अब इसका कारण क्या रह रहा है, कारण यही है कि ये जो विषय हैं, मानव क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। भाई इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, आर्थिक प्राणी है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि आप एक बार में, जैसे हम कहते हैं ना
कोई लड़का है तो वो किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का फ्रेंड है। लड़की है तो किसी की बेटी भी है, बहू भी है, मदर भी है, सिस्टर है, चाची, चाचा, सारे, मतलब एक महिला और एक जेंट्स जो है वो अलग अलग रूप निभाते हैं। तो इसका मतलब वो सभी समय या ऑल टाइम वो एक जैसा रोल नहीं करेगा। अब वो जब वो एक जैसा रोल नहीं करेगा तो उसका हर रिलेशन उसे क्या करेगा, प्रभावित करेगा। वो पापा के साथ उसके रिलेशन अलग होंगे, मदर के साथ उसके रिलेशन अलग होंगे, सिस्टर के साथ अलग होंगे, फ्रेंड्स के साथ अलग रिलेशन होंगे, स्कूल में अलग तरीके से बिहेव करेगा, या कॉलेज में अलग तरीके से बिहेव करेगा, बाहर अलग तरीके से बिहेव करेगा। जब वो पैसे की बात आएगी तो वो अलग तरह का बिहेव करेगा, फिजिकल फोर्स पावर या फोर्स की बात आएगी तो उसका बिहेव अलग तरीके का होगा। तो इस तरह से उस पर अलग अलग विषयों का क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ता है। या हम कह दें कि उसकी अलग अलग आवश्यकताएं जो हैं वो उसे अलग अलग तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, आर्थिक प्राणी है, मनोवैज्ञानिक प्राणी है, अर्थात इन सभी विषयों का राजनीति विज्ञान पर, विषय मैंने ये बता दिए हैं, ठीक है, राजनीति विज्ञान पर भी प्रभाव पड़ता है। अब पहले परंपरागत में सीमित था, परंपरागत में मनुष्य की बात करते ही नहीं थे, वो तो राज्य की बात करते थे। जैसे कि हम कई बार हम कहते भी हैं ना कि एक मदर अपने लिए कुछ नहीं कर पाती है, अपने आप को टाइम देने के लिए प्रेरित करते हैं उसको कि कभी अपने लिए भी समय निकाला करो, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता था कि पहले जो राजा होते थे उस राजा का राजा के रूप में ही अस्तित्व माना जाता था, एज ए पर्सन उसके अस्तित्व को अलग से स्वीकार नहीं किया जाता था। वो 24 घंटे का राजा होता था, ठीक है। उसको जो भी काम करना है उसके किए गए सभी कार्यों का लिंक कहीं ना कहीं किससे होता था, उसके प्रशासन से, उसके राज कार्य से, उसके राज दायित्वों से। यानी वो एज ए पर्सन अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता था, एज ए पर्सन वो अपने दायित्वों का या अपनी इच्छाओं का सम्मान नहीं कर पाता था। वो एक एग्जाम्पल के तौर पर शासन करता था, तो उसे अपने सभी कार्यों से उस राजपद की गरिमा को भी प्रदर्शित करना होता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका जो अंदर एक व्यक्ति होता है, एक मनुष्य, जो राजा होने से पहले जो वो एक मनुष्य है, उस मनुष्यत्व के सारे गुणों को वो क्या कर देता है, छुपा लेता है या प्रदर्शित नहीं कर पाता। जैसे आधुनिक महिलाओं के लिए कहा जाता है, मदर्स के लिए, कि वो अपने लिए समय नहीं निकालते, वो अपना सारा जीवन अपनी फैमिली के लिए त्याग देती हैं, अपनी इच्छाओं को, ऐसा माना। अब तो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, मैं प्राचीन मदर्स की बात कर रहा था। तो ऐसे यहाँ भी क्या बात कर रहे हैं, यहाँ भी हम कह रहे हैं कि ये सारे विषय अलग अलग नहीं हैं, ये सभी विषय मिलकर एक संपूर्ण विषय यानी सभी सामाजिक विषयों का निर्माण होता है, और उसमें सब महत्वपूर्ण विषयों में से आता है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान के अपने आर्थिक पक्ष भी हैं, अपने मनोवैज्ञानिक पक्ष भी हैं, अपने सामाजिक पक्ष भी हैं। इस कारण वे सभी विषय आपस में इतने अच्छे प्रकार से जुड़े हुए हैं। आगे देखें आप, इस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत ये माना जाता है कि मानव पर पड़ने वाले सभी प्रभाव कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े होते हैं या राजनीति विज्ञान से जुड़े होते हैं। तो इसलिए
समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, जैसे विषयों में विकसित सिद्धांत व शोध कार्य, राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग लेना ही अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कब मनोविज्ञान उपयोगी होगा या मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत काम आएगा, या लोक प्रशासन कैसे कार्य करेगा, या समाजशास्त्र से हम क्या सीख सकते हैं ऐसा जो कि हमें राजनीति विज्ञान में उपयोगी हो सकता हो। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्ति या परिवार का वृहद रूप ही क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है। यानी आपने देखा होगा आदिम समय में, आदि काल में, जब मानव जंगलों में रहता था, अकेला रहता था, पशुवत उसका आचरण था या पशु पक्षियों के समान उसका आचरण रहता था, तब वो किसी ग्रुपबाजी में नहीं रहता था। जैसे पशु करते थे वैसे ही वो अपना जीवन व्यतीत करता था। फिर धीरे धीरे परिवार बने, परिवार से कबीले बने, कबीलों से फिर जनपद बने, जनपद से फिर महाजनपद बने, फिर महाजनपद से राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। और जैसे जैसे एक स्तर से हम दूसरे स्तर पर जा रहे हैं तो हमारे वहाँ पर शासन पद्धतियाँ भी डेवलप होती जा रही हैं, राजनीतिक सिद्धांतों का भी उद्भव होता जा रहा है, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी निर्माण होता जा रहा है। तो जहाँ हम छोटे से स्वरूप से एक मानव से शुरू होकर बड़े बड़े राष्ट्रों के रूप में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं काम कर रही हैं या राष्ट्रों का जो प्रशासन चल रहा है, वे प्रशासन कहीं ना कहीं इन सब विषयों से इंटर रिलेटेड रहे हैं। और इंटर रिलेटेड होने के कारण क्या हुआ कि उनके जो सिद्धांत थे अर्थशास्त्र के, इतिहास के और ये भूगोल के, वे सभी जो सिद्धांत हैं वो राजनीति विज्ञान के लिए भी उपयोगी रहे या राजनीति को उन सिद्धांतों ने प्रभावित करने का काम किया। अब जैसे बहुमत आया, लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन जिसके फेवर में वोट देगी उसकी सरकार बनेगी। राजतंत्र थोड़ा सा भिन्न था, वंशानुगत था। अब यहाँ पर इस तरह, अब वो यहाँ पर थोड़ी सी भिन्नता इसलिए आ रही है क्योंकि समाजशास्त्र हर समुदाय का, हर वर्ग का अपना जाति, अपना क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस सारे विषयों को लेकर समाजशास्त्र काम करता है। ऐसे अर्थशास्त्र में जो सरकार जितने ज़्यादा रोजगार देगी उसको ही आज की पॉपुलेशन के माध्यम से या वोटर्स के माध्यम से चुना जाने का काम किया जाता है। एक व्यक्ति या एक, अगर मैं बात कर लूँ, हम मनोवैज्ञानिक उपागम में भी करेंगे इस बात को कि जब वोटर के पास जाता है ना, जो कैंडिडेट खड़ा होता है, वो जब वोटर के पास जाता है तो वो हर क्षेत्र के कैंडिडेट की या उस क्षेत्र विशेष के कैंडिडेट की मनोवैज्ञानिकता या उसकी मनोदशा का अध्ययन पहले ही कर लेता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त कर सके या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो क्या कर सके, उनको प्रभावित कर सके। और प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि आपने देखा भी होगा कि जैसे अगर हम साइंस की, इसमें नहीं, साइंस में भी ऐसा ही है, कहते हैं कि जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है उसकी मैथ भी अच्छी होगी, या जिसकी मैथ बहुत अच्छी होती है उसकी फिजिक्स भी ऑलरेडी उतनी ही अच्छी होती है। जहाँ केमिस्ट्री की बात आएगी तो फिजिक्स वाला बच्चा कमज़ोर पाया जाता है। तो
जहाँ केमिस्ट्री आती है वहाँ पर कहते हैं कि जूलॉजी, बॉटनी या मतलब बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट हैं वो भी अच्छे होते हैं, या जिनकी बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी होती है। एक मान्यता है, मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन है कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये भी बात यही कर रहे हैं कि ये एक तो नया उपागम है, बहुत अच्छी बात है। इसमें पहली बार सभी विषयों को आपस में क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, और सभी विषयों के आधार पर उनको सिद्धांतों को अप्लाई करने से पहले उनकी प्रासंगिकता को देखा जाने की आवश्यकता महसूस कर। अब उनकी प्रासंगिकता है उस संबंधित विषय में, तो आप इस सिद्धांत को राजनीति विज्ञान में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में लिखाया था वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, इसका मतलब क्या होता है, आप भी तो कई भूमिकाएं निभाते हैं, अब उसमें डिसाइड कर लेंगे कौन सी सर्वाधिक अच्छी भूमिका आप निभाते हैं, मित्र की, बेटे की, फ्रेंड्स की, भाई की, जो भी हो, लेकिन आपको निभानी तो सारी है। जो जो आपको उसमें अच्छाइयाँ लग रही हैं उस सब्जेक्ट में, उनको अप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर भी उनके दृष्टिकोण से, समझ में आ रही है कि आपके नज़रिए से नहीं पूछेंगे, आप तो खुद बताएंगे हाँ साहब मैं तो बहुत अच्छा भाई हूँ, हाँ जी मैं तो बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। हाँ, आपके नज़रिए से नहीं, जिसके आप मित्र हैं, जिसके आप भाई हैं, जिसके आप बेटे हैं, उनके नज़रिए से आपको देखा जाएगा। यहाँ पर भी हम वही कह रहे हैं कि इनके नज़रिए से राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाना ही क्या कहलाता है, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति। वो क्या मानते हैं राजनीति को, वो किस तरह से लेते हैं राजनीति को। ठीक है, इस प्रकार। इस प्रकार इस अध्ययन पद्धति में सामाजिक विषयों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। जो कि राजनीति विज्ञान के को आधुनिक बनाने में योगदान देता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं है, सभी विषयों को आपस में एक जगह एक प्रकार से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। ये तो आप भी देखते हैं कि अगर मैं आपको हिस्ट्री पर अगर मान लो मुझे अगर आपको पढ़ाना है इस कॉलेज के बारे में, अगर मैं आपको अपने कॉलेज के बारे में पढ़ाऊंगा तो इसकी फ़ीस की अगर मैं बताऊंगा आपको फ़ीस कितनी है, शुल्क, अध्ययन शुल्क, तो कहाँ चला गया मैं, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैं इसका अगर आपको अनुशासन बताऊंगा, या अनुशासन ऐसा है यहाँ बहुत अनुशासित होकर पढ़ाई की जाती है, एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, ये किया जाता है, वो किया जाता है, तो ये कहाँ चला गया, आपके मनोवैज्ञानिक पक्ष को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ
कि यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स निकले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परसेंटेज हम बनाते हैं, अब यहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई जाती है, तो वो जो परसेंटेज की बात है वो भी आपके मनोविज्ञान को प्रभावित करने का काम करेगी। इसके अलावा अगर देखें आप कितना पुराना, कितने वर्षों से काम कर रहा है, मैं कहूँ ये लगभग 10 वर्षों से काम कर रहा है या 15 वर्षों से काम कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, इसका इतिहास बताया। अगर ये कॉलेज सक्सेसफुली काम कर रहा है इतने वर्षों से, हर साल अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इस कॉलेज का इतिहास अगर सफलता का रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको भी प्रभावित करेगी, आपको भी इस कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए इच्छा जागृत होगी। मेरे कहने का मतलब किसी भी कॉलेज की बात कर सकते हैं आप, किसी भी कॉलेज का अगर आप फीस की बात करेंगे तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप, उसका एजुकेशन, उसका रिजल्ट कैसा रहा, कितने सालों से, नया कॉलेज होता है तो कई लोग उसको इतना बिलीव नहीं कर पाते हैं, पुराना कॉलेज है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है हर साल से, तो वहाँ प्रवेश लेने की या एडमिशन लेने की ज़्यादा इच्छा रहती है। आप देखते हैं उसका ये भी इसी में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, वहाँ पहुँचने का माध्यम क्या है, आसानी से पहुँचा जा सकता है या नहीं पहुँचा जा सकता, कितनी दूर पड़ेगा, कितनी पास पड़ेगा, कितना किराया लगेगा, ये सारी बातें जब आप कर रहे हैं तो यहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह आप एडमिशन लेने से पहले किसी कॉलेज के बारे में सारे विषयों की जानकारी लेते हैं, तो वो बातें आपके उस डिसीजन को बेटर बनाने का काम करती कि हाँ हमने कॉलेज के बारे में सारी बातें जानी, फिर हमने एडमिशन लिया, तो आप सेटिस्फाइड होकर वहाँ बड़ी शांतिपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे जब पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो नेतृत्व करने वाले लोगों को उत्पन्न करती है, उनको नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करती है कि किस तरह से रूल करना है, तो वहाँ जब वो इस तरह के आएंगे तो वो उनके सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए आएंगे। और इस सोच ने ही इस पद्धति को क्या नाम दे दिया है, आधुनिक अध्ययन पद्धति राजनीति विज्ञान की। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, देखें आप इसको। दूसरी जो अध्ययन पद्धति है उसका नाम है समाज शास्त्रीय अध्ययन पद्धति। समाज शास्त्रीय अध्ययन पद्धति। अब इस अध्ययन पद्धति की अगर हम बात करें तो आपको जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है कि हम इसमें किसको महत्व देने वाले हैं, समाज को, या हम कह दें दूसरे शब्दों में कि हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन किसके दृष्टिकोण से करेंगे, समाज के दृष्टिकोण से, समुदाय के दृष्टिकोण से। क्योंकि हमने अभी बात की कि व्यक्ति परिवार में परिवार बनाता है, परिवार से फिर समुदाय का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, फिर वो समाज बड़े वर्ग में बदलते जाते हैं, राज्य में, जनपद में, महाजनपद में, राष्ट्र में, इस तरह से उसका इम्प्रूवमेंट होता है। तो वो हर समाज जो परिवार से ऊपर है या एक बड़ी संख्या रखता है, एक सांस्कृतिक आधार पर भिन्नता रखता है दूसरे वर्ग से या दूसरे समुदाय से, तो उनकी आवश्यकताएं अलग होंगी, उनकी नीड्स अलग होंगी। हर समाज की एक जैसी आवश्यकताएं नहीं हैं, कुछ कॉमन है, रोटी कपड़ा और मकान, उसके अलावा जीवन पद्धति अलग है, संस्कृति अलग है, विचारधाराएं अलग है। ठीक है, तो उन सब अलग अलग विचारधाराओं, संस्कृतियों, समाजों के लोगों को एक साथ रखने के लिए उनके दृष्टिकोण से राजनीतिक अपेक्षाओं का पालन किया जाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। देखें आप इसको, इस अध्ययन पद्धति का जनक जॉर्ज कैटलिन को माना जाता है। इस अध्ययन पद्धति का जनक जॉर्ज कैटलिन
जॉर्ज कैटलिन को माना जाता है। ठीक है, इस अध्ययन पद्धति में मैंने पहले बताया आपको, इस अध्ययन पद्धति में क्या किया जाएगा, समाज के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्यों अलग है, थोड़ी सी दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि प्रत्येक समाज सांस्कृतिक, धार्मिक, जीवन पद्धति, दर्शन पद्धति, अगर हम कहते हैं आधुनिक समय जाति, भाषा, संप्रदाय, धर्म आदि आधारों पर समाज क्या है, डिवाइडेड है, विभाजित किए हुए। तो आप समझ सकते हैं कि आवश्यकताएं अलग हैं, हर प्रकार की उनकी धार्मिक आवश्यकताएं अलग हैं, उनकी जीवन पद्धतियां अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनका दर्शन अलग है, और उसके आधार पर प्रत्येक समाज सांस्कृतिक पद्धति के आधार पर विभाजित है। अर्थात उसकी मतलब उस समाज की आवश्यकता, अपेक्षा अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि अब इस भिन्नता से किसको सामना करना पड़ेगा, राजनीति को। इस पद्धति के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में सामाजिक वैज्ञानिकता का प्रवेश हुआ, यानी समाज को किससे देखा जा रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और फिर उसके आधार पर राजनीति को भी वैज्ञानिकता के नजरिए से देखा जा रहा है। वैज्ञानिकता का प्रवेश हुआ। ठीक है, हाँ, इंग्लैंड के जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो भी इसके बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, समर्थक रहे हैं, या वे भी इसमें बिलीव करते हैं। समाज, कुछ विचारक तो क्या मानते हैं, समाज राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, जो कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से बताया। समाज राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो आप जानते हैं समर्थ को दोष नहीं गौसा, यानी जो समर्थ हैं, अगर ये समर्थ है तो फिर इसकी बात या इसकी नज़रिए का सम्मान किया जाएगा। कुछ विचारक क्या मानते हैं कि राज्य जो है राज्य को भी कुछ राजनीतिक विचारकों के द्वारा
कुछ राजनीतिक विचारकों के द्वारा राज्य को भी कुछ राजनीतिक विचारकों के द्वारा बृहद समाज या समाज माना गया है। समाजों का समाज भी कह देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग खाली समाज भी कह देते हैं। यानी राज्य को किसका स्वरूप माना गया है? समाज का। यानी उनके नज़रिए में समाज और राज्य में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। और इसी के कारण आप देख रहे हैं कि राज्य को भी समाज के, अब ऐसा क्यों कह सकते हैं हम? क्योंकि जिस तरह समाज में अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं, गरीब, अमीर, अनपढ़, पढ़े लिखे, महिला, पुरुष, शहरी, ग्रामीण, इसी तरह से, तो राज्य में भी इसी प्रकार के भिन्न भिन्न मत वाले, भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक, मानसिक भिन्नताओं वाले लोग एक साथ रहते हैं। तो राज्य को उसे इस प्रकार कार्य लेना होता है, उन सबको भली प्रकार से एक साथ लेकर चलने का काम करना पड़ता है। इसी कारण आमंड और डेविड ईस्टन ने भी समाजशास्त्रीय विधि को राजनीति के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कहा है। ठीक है, कुल मिलाकर बात इतनी है कि ये जो समाजशास्त्रीय शासन पद्धति, अध्ययन पद्धति है, इसने समाज का अध्ययन किया, वैज्ञानिकता का समावेश हुआ, वहाँ अच्छे संसाधनों से उनका अध्ययन किया, उसका निष्कर्ष निकाला, और उन निष्कर्ष के आधार पर राजनीति विज्ञान के लिए सिद्धांतों और शोध कार्य को करने का प्रयास किया है। और समाज का अध्ययन करने के कारण ही या उसके आधार पर ही इसे सामाजिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ पद्धति बताया आमंड और डेविड ईस्टन ने। कहने का मतलब समाज आप देख सकते हैं कि पहले वाले में तो किसको मानते थे? राज्य को। राज्य के ऊपर ही बेस्ड थे। राज्य को क्या करना है, राजा को क्या करना है, राज्य की क्या ड्यूटीज़ हैं, राज्य को क्या आवश्यक है, राज्य को किस प्रकार से कर लेना चाहिए, राज्य को क्या क्या कार्य करने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको मनु में बताया। यही बात करें कि समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, समाज को कैसे दिशा दी जा सकती है, समाज को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, समाज को कैसे विकसित किया जा सकता है, समाज की मानसिकता में परिवर्तन कैसे लाने चाहिए, समाज को किस प्रकार से विकसित करने में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं, और राजनीति के माध्यम से उन तत्वों का विकास कैसे किया जा सकता है। इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है किसमें? समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति में। किसको बताया है? जॉर्ज कैटलिन को। ठीक है, किस दृष्टिकोण से? समाजशास्त्रीय या समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से, या हम यहाँ पर कहते हैं समाज के दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समाज सांस्कृतिक, धार्मिक, जीवन पद्धति, दर्शन पद्धति के आधार पर क्या है? अलग अलग है। तो उसकी आवश्यकताएं और अपेक्षाएं भी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो जब वो समाज आपको अपनी अपेक्षाओं के बारे में बताएगा, तथ्य देगा, जानकारी देगा, तो वो फैक्ट हो गए। कल्पना के आधार पर आप नहीं कह देंगे कि सभी समाजों के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, कुछ कॉमन हो सकते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान सबको चाहिए। अब इसमें क्या जुड़ गया? शिक्षा जुड़ गई, स्वास्थ्य जुड़ गया और रोजगार जुड़ गया। समाज की ये आवश्यकताएं हैं। लेकिन अगर आधुनिक बालकों के हिसाब से बात की जाए तो ये भी आजकल आवश्यकताओं में आता है, खासकर जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो कभी आपने देखा होगा, कभी फ़ोन देने से आपके पेरेंट्स आपको मना करते थे या समझाते थे क्या सारे दिन फ़ोन 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 करता रहता है।
लेकिन आज समाज में ये आवश्यकता पड़ गई है कोविड आने की वजह से कि ऑनलाइन पढ़ाई नेसेसरी है, तो समाज का दृष्टिकोण भी इसके प्रति क्या हो गया है, थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। और परिवर्तित होने के कारण आपको राजनीति विज्ञान पढ़ने को मिल भी रहा है। अगर आज भी समाज या लोगों की, आपके पेरेंट्स की वही सोच होती तो आज आप इस फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब बदलने का कारण एजुकेशन ही है, लेकिन दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। आप बाद में भी अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे ऑफलाइन होने के बाद तो बहुत अच्छी बात है, तो आप कह सकेंगे यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ समाज की धारणा में क्या है, परिवर्तन आया। तो वैसी डिमांड आपने कर दी, वैसे पेरेंट्स ने आपकी बात को मान लिया, क्योंकि वो सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति हैं। आपके पेरेंट्स नीति नियंता हैं आपके घर के, तो उन्होंने जब देखा कि ज़रूरत है तो उन्होंने, यानी आज के नेताओं से हम उनकी तुलना कर सकते हैं। घर के गृह मंत्री, घर के प्रधानमंत्री, घर के राष्ट्रपति सब होते हैं अपने घर में, तो राष्ट्र के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी होते हैं। तो जैसे वो आपके घर में आज इस फ़ोन के प्रति लेकर उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, वैसे ही समाज शास्त्रीय आधार पर, समाज की आवश्यकताओं के आधार पर भी उस सर्वोच्च नेतृत्व क्षमता या नेतृत्व प्रबंधन जो है उसकी भी नीतियों में या राजनीति में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इसी को समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। ये पहले की अपेक्षा ज़्यादा काम कर पा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके बाद मैंने आपको एक व्यक्ति का नाम बताया था, हर्बर्ट स्पेंसर, वो भी समर्थक हैं इसके, इंग्लैंड के हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। और आप जानते हैं डेविड स्टर्न आमंड तो होंगे ही फिर। तो इस तरह से आपकी ये दूसरी अध्ययन पद्धति की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिर जो तीसरी हमारी अध्ययन पद्धति है उसकी बात करते हैं। और उस अध्ययन पद्धति में भी हम यही देखेंगे कि समाज जो तीसरी है हमारी मनोवैज्ञानिक, उससे पहले देख लें आप इसको क्या मान रहे हैं, ये समाज, राज्य को क्या माना जा रहा है, समाज। समाज शास्त्रीय अध्ययन पद्धति कैसी है, वैज्ञानिक, तो उसके कारण राजनीति में भी किसका प्रवेश हो रहा है, वैज्ञानिकता का। और समाज किसको प्रभावित करने की क्षमता रखता है, राजनीति को। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया उस तरीके से। ठीक है, वर्तमान में लोकतंत्र है तो वोटर की ताकत हर राजनीतिज्ञ, हर राजनीतिक दल को पता है। ठीक है, आप देखें इसको एक बार,